Hello friends, this is the fourth lecture of social issues. The topic is health and the first topic in this is National Digital Health Mission. तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी पूछ सकता है। और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है किसका प्रोग्राम है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हेल्थ से रिलेटेड है तो किसका होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का होगा। ठीक है, अभी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ये न्यूज़ में क्यों है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर ने जो लॉन्च किया था वो 6 यूटीज़ में अभी पायलट मोड पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी था, जो 2017 का नेशनल हेल्थ पॉलिसी था, वो जब आया था उसमें उन्होंने एक न्यू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी। जेनेसिस उसमें हुआ था और उसमें उन्होंने प्रपोज किया था कि नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी हमको क्रिएट करनी है, जो कि डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम होगा, जहाँ पे सारे हेल्थ इंफॉर्मेशन रिलेटेड सिस्टम डेटा जो होगा वो उसमें स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 नीति आयोग ने प्रपोज किया कि एक हमको फ्रेमवर्क बनाना है, जिसको बोला उन्होंने नेशनल हेल्थ स्टैक। तो नेशनल हेल्थ स्टैक किसका है? नीति आयोग का है। फिर जुलाई 2019 में नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट बनाया गया, जो कि प्रिपेयर किया गया उस मिशन के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने, कि आप नेशनल हेल्थ सिस्टम जो है उसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड था। अब हम आते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर कौन कौन से इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पॉलिसी मेकर्स। तो पॉलिसी मेकर्स हमारे यहाँ कौन कौन से? ऑब्वियसली लेजिस्लेचर जो है हमारा पॉलिसी बनाते हैं। तो हमारे में सबसे पहले पॉलिसी मेकर्स कौन कौन से हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये दोनों कौन है? पॉलिसी मेकर्स हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन से आते हैं? जो रेगुलेट करते हैं और जो प्रोग्राम को मैनेज करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम मैनेजर्स एंड रेगुलेटर्स। फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनजीओज, एसोसिएशन, ये सब हो गए। देन अदर प्रैक्टिशनर्स कौन कौन से हो गए? हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गए। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर्स, मॉडर्न आयुष हो गए। हेल्थ टेक कंपनीज आ गई, अलाइड प्राइवेट एंटिटीज और टीपीएस और इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हो गए? हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स हो गए और वेलनेस सेंटर्स हो गए। तो ये एनडीएचएम इकोसिस्टम है। नाउ कम टू अबाउट नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है ये एक वॉलेंट्री हेल्थ केयर सिस्टम है, जहाँ पे हमको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिलती है। तो जो गैप है स्टेक होल्डर्स के बीच का, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, पेशेंट हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, उन तीनों का गैप जो है वो कम कर सके, उन तीनों को कनेक्ट करके, इसलिए एक डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है? वॉलेंट्री हेल्थ केयर प्रोग्राम है, जिसमें किनके बीच का जो डॉक्टर्स हैं हमारे, जो पेशेंट्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके बीच का जो गैप है उसको रिड्यूस करें, और जितने भी पेशेंट हैं वो हॉस्पिटल्स तक पहुँचे ईजिली, उनको वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल हो। तो इन सब चीज़ों के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बनाया गया। विजन क्या है? ऑब्वियसली एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट करना, जहाँ पे सारे लोगों को यूनिवर्सल कवरेज हो सके हेल्थ का। ठीक है, कम प्राइजेस में अफोर्डेबल हो सके, एसेसिबल हो सके, लोगों को मिल सके, सेफ हो सके। तो इसका ये विजन है। ठीक है, और ये स्कीम 6 यूटीज़ में इम्प्लीमेंट की गई है। तो 6 यूटीज़ कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए, जैसे कि चंडीगढ़ हो गई, लद्दाख हो गया, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। तो दीज आर द 6 यूटीज़ जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया गया है। सो नाउ लेट्स कम टू फीचर्स ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो सबसे पहला है हेल्थ आईडी। तो हेल्थ आईडी है क्या? कि जिसमें सारे जो जितने भी हमारे पेशेंट हैं, जितने भी पर्सन हैं, उनका हेल्थ रिलेटेड डेटा जो है वो पूरा इस हेल्थ आईडी के अंदर रखा जाएगा, जो कि वॉलेंट्री है। पर्सन, इंडियन सिटीजन जो है खुद से अपना डेटा रख सकता है। ये वॉलेंट्री हेल्थ आईडी क्रिएट की जाएगी। फिर डिजी डॉक्टर मतलब सारे डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन सबका एक जो उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़, उनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है रेलेवेंट डॉक्टर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें डिजी डॉक्टर के अंदर रखी जाएंगी। फिर आते हैं हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री जो है बहुत पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिली जाएंगी, एक सिंगल रिपोजिटरी होगा। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स जो होंगे, जिसमें सारे इंडिविजुअल्स के जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड है, जितनी भी हेल्थ इंफॉर्मेशन है, मल्टीपल सोर्सेज से इकट्ठा करके एक जगह रखा जाएगा, जो कि कौन कंट्रोल करेगा? इंडिविजुअल्स कंट्रोल करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड्स जो हैं, इसमें क्या है? पेशेंट का चार्ट बनाया जाएगा, पेशेंट की हिस्ट्री का चार्ट बनाया जाएगा कि पहले उसकी डिसीज़ क्या थी, फिर उसके बाद कैसे कैसे चेंज हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई पेशेंट्स के साथ, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेडिकल रिकॉर्ड्स में रखा जाएगा।
फिर कंसेंट मैनेजर एंड गेटवे, जिसमें सारे इंफॉर्मेशन जो है मैनेजर की कंसेंट से रखा जाएगा और ये तभी किसी भी पेशेंट के कंसेंट से ही इशू किया जाएगा और दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द एक्सचेंज ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन इज एनेबल्ड बाय द कंसेंट मैनेजर एंड गेटवे वेयर हेल्थ रिकॉर्ड्स कैन ओनली बी इशूड व्यूड विद द पेशेंट कंसेंट्स। ठीक है, तो पेशेंट के कंसेंट के साथ ही आप उस रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। फिर आते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में अटैच्ड ऑफिस है, जो कि क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। फिर फेडरेटेड आर्किटेक्चर क्या है, गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगा, ओन करेंगे, ऑपरेट करेंगे और मेंटेन करेंगे जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के, जैसे कि हेल्थ आईडी हो गया, डिजी डॉक्टर हो गया, HFR हो गया, तो ये सब कौन मेंटेन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करेगी। ठीक है, तो दिस इज द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये क्या है, सबसे लेटेस्ट रिवाइज वॉलंटरी हेल्थ केयर प्रोग्राम है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारी आईडीज आती हैं, जैसे कि हेल्थ आईडी हो गया, डिजी डॉक्टर हो गया, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री हो गया, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स हो गए। तो दीज आर द सम थिंग्स। नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो अटैच्ड ऑफिस है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, जो कि ये सब रोल आउट करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सब मैनेज करेगी। ठीक है, कंपोनेंट्स लाइक PHR और EMR जो है वो कौन डेवलप करेगा, प्राइवेट प्लेयर्स डेवलप करेंगे इन लाइन विद द ऑफिशियल जो भी गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइंस इशू करेगी उसमें। फिर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन सैंडबॉक्स जो है वो सेटअप किया जाएगा। किस लिए सेटअप किया जाएगा कि जो भी सॉफ्टवेयर है उनको इंटीग्रेट किया जाए डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक से और उनको टेस्ट किया जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जो भी गाइडलाइंस मेंशन है गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट ने मेंशन किया, उनके कंप्लाइंस के साथ उसको टेस्ट किया जाए। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है वो डेवलप किया गया है, किस के अंदर डेवलप किया गया है, इंडियन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, जो कि नोटिफाइड किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक है, उन्होंने नोटिफाई किया था। तो इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क क्या है, मेटी के अंदर आता है। ठीक है, तो इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क क्या है, एक सिटीजन सेंट्रिक और एफिशिएंसी फोकस्ड आर्किटेक्चरल पैटर्न्स है, जहाँ पे सारे जो भी हमारे एंटरप्राइजेस हैं उनका सारा डेटा जो है एक जगह स्टैंडर्ड करके डिज़ाइन किया गया है। तो उसको हम बोलते हैं इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, जो कि किसके अंदर आता है, मेटी के अंदर आता है। ठीक है, नाउ कम टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो अदर इनिशिएटिव है रिगार्डिंग द डिजिटल हेल्थ। तो सबसे पहले ई संजीवनी प्लेटफॉर्म। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म क्या है, 2 टाइप की टेलीमेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे डॉक्टर से डॉक्टर और पेशेंट से पेशेंट। ठीक है, टेली कंसल्टेशन। फिर आते हैं ई हॉस्पिटल। ये क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पे किसके लिए किया गया है, जो भी हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा बिल्ड किए गए हैं। फिर मेरा अस्पताल, ये क्या है, फीडबैक सिस्टम है, पेशेंट फीडबैक सिस्टम, जहाँ पे पेशेंट जो है जो भी सर्विसेज वो हॉस्पिटल में पाते हैं उसके लिए वो फीडबैक प्रोवाइड करें। फिर ई सुश्रुत जो है, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, किसने डेवलप किया है, सीडेक ने डेवलप किया है। फिर इविन आता है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये क्या है, इंडिजिनियसली डेवलप टेक्नोलॉजी सिस्टम है, जहाँ पे सारा वैक्सीन रिलेटेड डेटा, कितना हमारा वैक्सीन स्टॉक है, कितने टेम्परेचर पे मॉनिटर किया जा रहा है, तो वो सब हमारा इविन सिस्टम में हम क्या है मेंटेन करके रखेंगे। फिर आते हैं नेशनल हेल्थ पोर्टल। ये क्या है, एक सिंगल पॉइंट एक्सेस है फॉर ऑथेंटिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन, जो कि सिटीजन्स के, स्टूडेंट्स की, हेल्थ प्रोफेशनल की और रिसर्चर्स की इन्फॉर्मेशन बताता है। फिर आते हैं ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है उन्होंने रिसेंटली एक पॉलिसी रिलीज़ की है, जहाँ पे उन्होंने विच एक्ट एज अ गाइडेंस डॉक्यूमेंट अक्रॉस द नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम एंड सेट आउट द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन। तो उन्होंने बोला है जितना भी आप डेटा मेंटेन कर रहे हो तो उसका प्राइवेसी प्रोटेक्शन ज़रूर होना चाहिए और वो डेटा कहीं भी ऐसी अनलॉफुल अथॉरिटी के अंदर नहीं आना चाहिए कि वो डेटा का मिसयूज़ कर सके, तो इसलिए ये प्रिपेयर किया गया है। तो दिस इज़ कॉल्ड नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ स्टैक क्या होता है, नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट क्या होता है, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं और क्या क्या इसमें दिया गया है। ठीक है, नाउ कम टू कोविड-19 एंड मेंटल हेल्थ। अभी हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के कारण जो भी लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जो घर में रह रहे हैं वो डिप्रेशन से पीड़ित हो रहे हैं, तो उनके मेंटल हेल्थ धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। क्या होता है, जब इंसान अकेला होता है तो उसके मेंटल जो एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अगर वो इनफ चीज़ें नहीं कर पा रहा है, लोगों को क्या होता है, कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं जिनको एक साथ रहने की, मतलब 4-5 लोगों के बीच में रहने की ज़रूरत होती है, या जो घूमना पसंद करते हैं और जो घर में अचानक से रहें तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो उन सब के कारण मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोग बहुत ज़्यादा अकेले में टाइम बिता
बता रहे हैं। और इसके कारण जो प्रॉब्लम्स हो रही है इसके लिए ये न्यूज़ में है। तो डिस्ट्रेस के कारण जो भी कोविड-19 के कारण हो रहा है, तो इसके लिए ये न्यूज़ में है। तो हम देखते हैं डेटा क्या है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ जनरली ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे आ सकता है कि कैसे जो लोग अकेले रह रहे हैं कोविड-19 के कारण उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कोविड-19 ने लोगों की प्रोटेक्शन तो दी, बट लोगों के उसके साथ-साथ जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ निकाली, जो भी लॉकडाउन किया, उसमें लोगों का बहुत प्रोटेक्शन हुआ। लोग का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हुआ, सब कुछ हुआ, बट उसके साथ-साथ कुछ लोगों के साथ ये डिप्रेशन वाली बीमारी, डिस्ट्रेस वाली बीमारी भी साथ में आई। तो ये ऐसे पूछ सकता है, तो ये ऐसे में आ सकता है न्यूज़, ऐसे में आ सकता है। तो आप लोगों को ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये डेटा मेंशन कर दें वहाँ पे, तो वो इट विल fetch extra marks in your answers. So you just know with this. So I will tell you, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बताया है कि मेंटल इलनेस जो है वो हमारे 15% कंट्रीब्यूट करती है टोटल डिसीज कंडीशन अराउंड द वर्ल्ड। जितनी भी डिसीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में उसमें से 15% जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ जो है इलनेस कंट्रीब्यूट करती है। इन इंडिया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बनाया गया 2017 में। उन्होंने बोला कि उसमें क्या बोला गया कि जो भी मेंटल इलनेस से पर्सन जो भी पीड़ित हैं, जो भी जिनका भी मेंटल हेल्थ केयर ख़राब है उनको जिनका भी मेंटल स्टेटस ख़राब है उनको मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना और प्रमोट करना कि उन पर्सन को राइट मिल सके कि उनके पास सर्विस जो है वो ईजिली डिलीवर हो सके। ठीक है, तो प्रोविजंस क्या क्या है एक्ट के वो देख लेते हैं। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, तो पर्सन को ऑब्वियसली राइट देना कि उसको मेंटल इलनेस मिल सके। एडवांस डायरेक्टिव गिवन बाय मेंटली इल पर्सन रिगार्डिंग हर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जो भी मेंटली इल पर्सन है उसके लिए कौन ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्टिव्स दे सकता है। नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मेरे माँ बाप, अगर मैं मेरा मेंटल इलनेस ख़राब है तो मेरे माँ बाप जो है उनको परमिशन दे सकते हैं डॉक्टर्स को कि आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेंटर और स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी क्रिएट की गई है। ये बॉडीज़ क्रिएट की गई हैं कि जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं, वो सब मेंटल उसको उन सब चीज़ों को रेगुलेट करें। फिर सुसाइड जो है वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी जो था उसमें सुसाइड जो था क्रिमिनल ऑफेंस था, बट अभी जो है सुसाइड डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है और सुसाइड जो है मेंटली इल ट्रीटेड किया जाएगा कि जो भी लोग सुसाइड करते हैं उनको एक हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए उनके मेंटल स्टेटस से रिलेटेड, पर उनको सज़ा ना दी जाए। फिर मेंटल हेल्थ रिव्यू कमीशन बनाई गई जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो मेंटल हेल्थ रिव्यू कमीशन क्या होगी, स्टैट्यूटरी बॉडी होगी क्योंकि वो एक्ट के अंदर बनी है। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि पीरियोडिकली रिव्यू करेगी सारी चीज़ें। मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड बनाया गया जो कि पर्सन का जो भी राइट है उसको प्रोटेक्ट करेगी। और पर्सन जो भी है मेंटल इलनेस से पीड़ित है शेल नॉट बी सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी विदाउट द यूज़ ऑफ मसल रिलैक्सेंट एंड एनेस्थीसिया। तो जब तक आप उसको एनेस्थीसिया नहीं दोगे और मसल उसकी रिलैक्सेंट नहीं करोगे तब तक वो आप कोई भी थेरेपी उसमें नहीं कर सकते। जैसे कि इलेक्ट्रिक से जो भी थेरेपी होती है माइंड वाइंड में लगा के आप देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर वो किसी भी मेंटल जो इल पर्सन है उसके साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बिल्कुल घबरा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि उसको एनेस्थीसिया देने के बाद जब वो बेहोश हो जाए उसके बाद ही आप इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी कर सकते हैं। तो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो लेट अस रिवाइज प्रोविजंस। तो प्रोविजंस में क्या क्या है, पहले तो राइट्स देना मेंटल इलनेस को, ठीक है, और जो हमारे माता पिता हैं वो हमारे ट्रीटमेंट के लिए कंसेंट दे सकते हैं। स्टेट बोर्ड सेटअप किया गया और सेंट्रल मेंटल हेल्थ बोर्ड के सेटअप किया गया। सुसाइड जो है डिक्रिमिनलाइज किया गया, कमीशन सेटअप की गई, बोर्ड सेटअप किया गया और इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी तभी आप करेंगे जब आप उसको एनेस्थीसिया देंगे और मसल रिलैक्सेंट करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ कोविड Mental Health Care Act 2017. Now come to initiative taken for mental health during COVID-19. तो WHO Department of Mental Health and Substance Use, ठीक है, माइंडिंग और आर माइंड्स ड्यूरिंग कोविड-19, ये गाइडलाइंस किसने रीच किए, WHO ने। तीसरा क्या है, मनोदर्पण, वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। मनोदर्पण इज रिलेटेड टू कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। तो मनोदर्पण किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, जो कि किसका पार्ट है, आत्मनिर्भर भारत का पार्ट है।
ठीक है, जिसमें क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। किनको सपोर्ट देना है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो हमारी फैमिलीज़ है, जो मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के लिए हमको मनोदर्पण के अंदर उनको ट्रेनिंग सपोर्ट देना है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है मनोदर्पण स्कीम, जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है। फिर आते हैं किरण। किरण स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है, जो कि 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन है, जहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट एड, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब किया जाता है। तो किरण इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू अदर इनिशिएटिव्स। तो सबसे पहला है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये इम्प्लीमेंट किया कब से किया जा रहा है, 1982 से। और गवर्नमेंट जो है इसमें किसको सपोर्ट करेगी, डिजिटल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है उनको सपोर्ट करेगी 517 डिस्ट्रिक्ट कंट्री के, कि आप जो भी मेंटल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकें। फिर आते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014। यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करो, लीडरशिप स्ट्रेंथन करो और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करो, लोकल बॉडीज जो भी सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन है उनको। फिर राह ऐप किसने बनाया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस ने बनाया है। तो सबसे पहले राह ऐप बनाया किसने है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, जिन्होंने क्रिएट किया। ये क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जहाँ पे पर्सन को हेल्प करेगा कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट और इन सबसे चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से वो गैदर कर सके और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप प्रोफेशनल्स तक ईजिली पहुंच सकें। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जो है ये क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट है फॉर पेशेंट केयर एंड एकेडमिक परस्यूट इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। ये ऑटोनोमसली ऑपरेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। ठीक है, तो राह आप किसने क्रिएट किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, और वो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। तो दिस इज कॉल्ड कोविड-19 एंड मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस। नाउ कम टू ड्रग एब्यूजेस ऑफ इन इंडिया। तो ये न्यूज़ में क्यों है कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग एंड क्राइम जो है अभी रिलीज़ किया है, उन्होंने आउटलाइन किया है कि कोविड-19 के कारण जो भी है इलीगल ड्रग बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके लिए ये न्यूज़ में है। तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट सबसे पहले कौन रिलीज़ करता है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। तो इन इंडिया नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान जो है 2020 to 21 वो कितने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया गया है, 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें इंप्लीमेंट किया गया है। किसने इंप्लीमेंट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो आप याद रखिए, नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। वो कब लॉन्च किया गया था, ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक जब मनाया जाता है जून 26 को, तब ये लॉन्च किया गया था। अब हम देखते हैं ड्रग एब्यूजेस इन इंडिया। तो ड्रग एब्यूज कैसे होते हैं, जैसे कि कुछ सब्सटेंस आप यूज़ करते हो, जैसे ड्रग में एल्कोहल हो गया, ठीक है, हेलुसिनोजेंस हो गए, प्रिस्क्रिप्शंस हो गए, ओवर द काउंटर ड्रग एब्यूज हो गए। तो दीज आर जो हम जनरली इसके कारण हमारा ड्रग जो है ज़्यादा वो हो रहा है। तो एज पर यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग एंड क्राइम 2020 रिपोर्ट, इंडिया जो है हाईएस्ट इलिसिट कल्टीवेशन करता है ड्रग्स का और प्रोडक्शन करता है किसका, कैनेबिस का, फ्रॉम 2010 to 2017। इन 2018 जो है इंडिया जो है लार्जेस्ट सीजर इन साउथ एशिया टॉप किया है इंडिया ने, जो कि 266.5 टन्स ऑफ कैनेबिस हर्ब को सीज किया है। ठीक है, एज पर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय एम्स इन 2019, एल्कोहल जो है मोस्ट कॉमन साइको एक्टिव ड्रग है जो कि इंडिया यूज़ करता है, फॉलोड बाय कौन सा, कैनेबिस, और उसके बाद ओपियोइड्स। ठीक है, तो विद इन इंडिया द वर्स्ट रीजन कौन कौन से हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, जो कि स्पेशली उसमें से मणिपुर जो है वर्स्ट अफेक्टेड रीजन है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया जिसमें पंजाब है। ठीक है, फॉलोड बाय मुंबई, दिल्ली एंड नाउ हरियाणा। और इंडिया जो है किन किन को लिंक करता है, यहाँ पे देखिए गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल को लिंक करता है। तो गोल्डन क्रेसेंट में तो आपको यही पूछ सकते हैं कि गोल्डन क्रेसेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है,
IAP जो कंट्रीज आती हैं वो गोल्डन क्रिसेंट में आती हैं, तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, तो IAP से याद कर लीजिए। फिर या फिर PAI से याद कर लीजिए, तो पाई बन जाएगा। तो पाई से आप याद कर लीजिए गोल्डन क्रिसेंट कौन सी कंट्रीज हैं, पाई है। क्यों, कौन कौन सी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। फिर गोल्डन ट्रायंगल आता है। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड। म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड। तो गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी? म्यांमार, लाओस, वियतनाम एंड थाईलैंड। ठीक है, तो गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल को लिंक करता है। देखिए यहाँ पे इंडिया है, दिस इज इंडिया, और इंडिया के इधर देखेंगे तो गोल्डन क्रेसेंट आता है, और इंडिया के इधर देखेंगे तो गोल्डन ट्रायंगल आता है। तो इंडिया क्या है? इन सबको लिंक करता है, और ये कौन सी है? ओपीएम प्रोड्यूसिंग रीजन्स है। ठीक है, नाउ कम टू नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान। ये मैंने अभी बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का प्लान है। ठीक है, ये नोडल एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में फोकस करता है? 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें फोकस करता है। 3 प्रोलॉन्ग्ड अटैक विल बी लॉन्च्ड, कंबाइनिंग, जैसे कि नारकोटिक्स ब्यूरो को कंबाइन किया, आउटरीच अवेयरनेस बाय सोशल जस्टिस एंड ट्रीटमेंट थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट। कंपोनेंट्स क्या क्या है? अवेयर करना है आपको लोगों को। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे फोकस करना है कि वो जो भी ड्रग से रिलेटेड चीज़ें बता सके। कम्युनिटी आउटरीच, कम्युनिटी तक बढ़ाना है हमको। ठीक है, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है हॉस्पिटल्स में, और कैपेसिटी बिल्ड करना है जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हमारे उनका। ठीक है, नाउ कम टू लीगल फ्रेमवर्क एंड स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू डील विथ ड्रग मेनेस। आर्टिकल 47 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 47 DPSP के अंदर आता है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें से आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या बोलता है कि स्टेट जो है वो प्रोहिबिट करे कंजम्पशन जो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं, एक्सेप्ट द मेडिकल पर्पसेस के लिए जो भी यूज़ हो रही हैं उनको छोड़ के बाकी सबको वो कंजम्पशन को रोके जो कि इंजरियस है हेल्थ के लिए। ठीक है, फिर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट आया जो कि 1985 में आया। वो किसके लिए आया? रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए जो भी नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, अंडर इट नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड स्टैब्लिश किया गया है जो कि नोडल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। फिर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक प्लान प्रिपेयर किया जिसको बोलते हैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन फॉर 2018 एंड 25। ये प्लान का एम क्या है कि आप ड्रग को एब्यूज को कम करिए बाई मल्टी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी अपनाकर। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इंडिया जो है सिग्नेटरी किसका है? यूएन कन्वेंशंस के 3 यूएन कन्वेंशंस हैं ड्रग से रिलेटेड, उनका सिग्नेटरी है, जैसे कि सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स 1961, Convention on Psychotropic Substance 1971 and Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance 1988। इंडिया ने बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस में जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए कॉम्बैट करने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया था। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे नेशंस पार्टनरशिप करेंगे और वहाँ पे बहुत बेस्ट आइडियाज़ और बेस्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे रिगार्डिंग टू प्रिवेंट द ड्रग मेनिस इन द रीजन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ड्रग अब्यूज इन इंडिया। ओके, नाउ कम टू एपिडेमिक डिसीज बिल 2020। अभी क्या है, एपिडेमिक डिसीज एक्ट में गवर्नमेंट चाहते हैं कि अमेंडमेंट करना। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एपिडेमिक डिसीज एक्ट क्या 1897 क्या है। तो ये एक्ट बनाया कब गया था? जब हमारे यहाँ बॉम्बे प्लेग हुआ था 1890s में, तब ये बनाया गया था। ये क्या है? इंडिया का सॉलिटरी लॉ है जहाँ पे फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है कि जितनी भी डिसीज़ होती है उनको कैसे स्प्रेड को रोका जाए, इंक्लूडिंग कॉलेरा एंड मलेरिया। ठीक है, ये लॉ क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ऑथोराइज करता है कि आप एक मेजर्स ले सकते हैं, एक्सेप्शनल मेजर्स ले सकते हैं और रेगुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं सिटीजन्स को जो भी डिसीज़ स्प्रेड हो रही हैं। ठीक है, तो सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट क्या बोलता है? स्टेट गवर्नमेंट को ये भी बोलता है कि वो रेगुलेशन और मेजर्स प्रोवाइड कर सकता है कि पर्सन की ट्रैवलिंग, जो भी पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं उनके इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, ये पेनल्टीज भी इशू करता है जो भी डिसओबे करेंगे इस लॉ को। और बट इस लॉ के अंदर जो है डेंजरस, इन्फेक्शियस एंड कंटैगियस डिसीज, एपिडेमिक डिसीज, ये डिफाइन नहीं किया गया है। और एक्ट जो है अप्लाइड बाय द स्टेट, ये एक्ट कौन अप्लाई कर सकता है? स्टेट अप्लाई कर सकता है लॉकडाउन इम्पोज करने के लिए ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन इम्पोज करने के लिए ये एक्ट जो है यूज़ किया है। तो इस एक्ट में अमेंडमेंट करने की बात गई है। तो इस एक्ट में अमेंडमेंट इसलिए करना है कि जो भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और वो सब हैं जो भी हमारे वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हमको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ नहीं था। तो इसलिए उन्होंने इसके अमेंडमेंट
इसमें अमेंडमेंट करने की बात की है। तो इसमें अमेंडमेंट क्या है, इट सीक्स टू प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड करेगा, जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे जब भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे कौन कौन से लोग इंक्लूडेड, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, पर्सन जो भी स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगा, कोई भी पर्सन जो कि एक्ट के अंदर डेजिग्नेट किया जाएगा। ये जो है एक्ट ऑफ वायलेंस डिफाइन करता है, जो कि हेल्थ केयर के अगेंस्ट किया जाएगा, हेल्थ केयर जो पर्सनल है उनके अगेंस्ट किया जाएगा, और उनके जो प्रॉपर्टी को भी डैमेज करेंगे उसमें भी उसको भी ये इंक्लूड करता है। अगर एक्ट ऑफ वायलेंस और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी जो है पनिशेबल कितना है, इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 3 मंथ से 5 ईयर्स तक, और फाइन कितना लग सकता है, 50,000 से 2 लाख रुपीज़। इसी केस में जो है अगर बहुत ज़्यादा ही हार्म कर रहे हो आप चीज़ों को, तो पनिशेबल कितना होगा, इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ से कितना होगा, 7 ईयर्स तक, और 1 लाख से 5 लाख तक जो है फाइन लगेगा। ऑफेंसेस जो है कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। कॉग्निजेबल मतलब विदाउट वारंट आपको अरेस्ट किया जा सकता है, और नॉन बेलेबल है। ठीक है, पर्सन जो भी ऑफेंस कर रहा है वो कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो भी हेल्थ जितना भी उनका नुकसान हुआ है तो उतना कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को एक्सपैंड करता है कि वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं किसी भी बस, ट्रेन, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, और किसी का भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो दिस इज अमेंडमेंट इसके अंदर क्या किया गया है, और ये कब इशू किया था, 1897 में आया था। और स्टेट गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन इम्पोज कर सकती है अंडर द एक्ट। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट कौन निकालता है, मॉस्पी निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है ये रिपोर्ट रिलीज करती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि हेल्थ से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बिल्कुल नहीं। हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट कौन निकालता है, मॉस्पी निकालती है। ये रिपोर्ट क्या डेटा कलेक्ट की है, कब तक का, जुलाई 2017 से लेकर जुलाई 2018 का, एज पार्ट ऑफ 75th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। इसमें बताया गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो हेल्थ है सेंट्रल और स्टेट का मिला के 1.29% ऑफ जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 20 में किया गया है। ऑफ टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर सेंटर का शेयर जो है 25% है। सेंटर जो है पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन में कम स्पेंड करता है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन जो है वो क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट जो है ज़्यादा उसमें वो करते हैं। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, तो ये किसका सर्वे है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। तो ये किस लिए सर्वे है, जो भी पॉपुलेशन हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आती है। ये मल्टी प्रोलॉन्ग्ड सर्वे है, जो कि किसका, हाउस होल्ड जो है हमारे इंडिया के, उनका जो है सैंपल मेजर करती है। ये क्या है, कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस का, जो कि मुंबई में है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने डेजिग्नेट किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस को एज अ नोडल एजेंसी, और जो कि टेक्निकल कोऑर्डिनेट करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से। और ये फंड कौन करता है, यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट with supplementary support from UNICEF। की फाइंडिंग क्या क्या है, सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हुआ है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स में। अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट जो है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है 18 स्टेट में। नियोनेटल मोर्टैलिटी रेट भी ड्रॉप हुआ है 15 स्टेट और यूटी में। तो ये सब मैं आपको दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ कि क्या होता है अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, क्योंकि जब मैंने सोशल इशूज़ स्टार्ट किया था तो उसके फर्स्ट पेज में यही सब चीज़ें मेंशन है, तो आप उसको एक बार जाके रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। देन कम्स टू माल न्यूट्रिशन जो है हमारे इंडिया में वो वर्सन हुआ है, वो बहुत ही कम हुआ है। शेयर जो था चिल्ड्रन का जो स्टंटेड है, जिनका लो हाइट फॉर द एज है, इंक्रीज हुआ है 13 स्टेट में। अंडर वेट और ओवर वेट जो चिल्ड्रन का वो भी इंक्रीज हुआ है। सेक्स रेशियो जो था टोटल पॉपुलेशन का वो भी इंक्रीज हुआ है। फर्टिलिटी रेट जो है डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर रहे हैं लोग, इंक्रीज हुआ है। और वैक्सीनेशन कवरेज जो है चिल्ड्रन का 12 to 23 मंथ्स जो है इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये कोट आप बिल्कुल कर सकते हैं अपने आंसर्स में, तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। नाउ कम टू इंडियाज़ विजन 2035 फॉर पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया। तो ये किसका विजन है, नीति आयोग का विजन है। जो नीति आयोग ने एक वाइट पेपर रिलीज़ किया है जिसका नाम है विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया। ये क्या है, इंडिया का विजन 2035 फॉर पब्लिक हेल्थ
सर्विलेंस लिए हैं, जहाँ पे 3 टायर पब्लिक हेल्थ सिस्टम आयुष्मान भारत के अंदर इंटीग्रेट किया गया है। ये क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विलेंस है, दो किसका किसका, दोनों, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का। इसके अंदर क्या किया कि इसके अंदर क्या करना है कि इंडिया को पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम बनाना है। उसका जो पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम है उसको मोर रिस्पॉन्सिव और प्रोडक्टिव बनाना है, सिटीजन फ्रेंडली करना है, डेटा शेयर करना है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और ग्लोबल और रीजनल लेवल पे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको भी मैनेज करना है। तो दिस इज कॉल्ड इंडियाज विजन 2035 फॉर पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस। नाउ कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में WHO डेजिग्नेटेड 2021 को डेजिग्नेट किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ हेल्थ एंड केयर वर्कर्स। ठीक है, WHO ने डेजिग्नेट किया है इसको कोविड-19 के कारण। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जब मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाया था, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के फंक्शंस क्या क्या हैं, जो कि WHO के अंदर आती है, अपॉइंट करती है डायरेक्टर जनरल, ये सब तब मैंने बताया था। ठीक है, नाउ कम टू WHO ने लॉन्च किया है ग्लोबल स्ट्रैटेजी टू एक्सेलरेट एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो WHO ने इसका एम क्या है कि रिड्यूस करना है 40% ऑफ जो भी न्यू केसेस है रिलेटेड टू न्यू केसेस हैं बाई 2050, उनको वैक्सीन प्रोवाइड करके, स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके। 194 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया जो है वो कमिट किया है उन्होंने कि कैंसर को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ये प्राइमरी कॉज है सर्वाइकल कैंसर का, एंड द HPV जो वैक्सीन है वो सेफ है एंड इफेक्टिव है विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द इन्फेक्शन फ्रॉम HPV। ठीक है, नाउ कम टू फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ये मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब पढ़ाया था आपको, तब भी मैंने पढ़ाया था हेल्थ सिस्टम में। तो ये कौन सी फार्माकोपिया कमीशन किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आती है। ठीक है, कैबिनेट ने अभी रीस्टेब्लिश किया है एज अ सबऑर्डिनेट ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। किस को मर्ज करके? फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी। ठीक है, ये क्या है? ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये मर्जर क्या करेगा? हमको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ईजिली प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल मैन पावर भी हमारे ज़्यादा होंगे, तो मर्जर के कारण इफेक्टिव रेगुलेशन हो पाएगा, इसलिए इसको मर्ज किया गया। फिर आते हैं आरोग्य पर। ये क्या है? नेशनल हेल्थ सप्लाई चेन पोर्टल है, जो कि हमको रियल टाइम अवेलेबिलिटी बताता है, जो भी हमारी हेल्थ केयर सप्लाईज हैं, जो भी हमारी क्रिटिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड जितनी भी सप्लाईज हैं उन सब के बारे में बताता है। ये क्या करेगा? मैन्युफैक्चरर, सप्लायर्स और कस्टमर्स को सर्व करेगा। फिर आते हैं जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप। जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप जो है किसने डेवलप किया है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो भारत ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया, तो BPPI जो है ये इसने डेवलप किया है, जो कि किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंदर आता है। ये किसने सेटअप किया गया है? कि ये सेटअप किसके अंदर किया गया है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंदर, जहाँ पे जेनरिक मेडिसिन जो हैं आप अफोर्डेबल प्राइस में दे पाए लोगों को। ठीक है, तो जेनरिक मेडिसिन वो होती हैं जो ब्रांड का दूसरा पार्ट होती हैं, जो ईजिली जो कम पैसे में मिलती हैं, उन्हें बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन। सैनिटरी नैपकिन्स जो है डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं अंडर द जन औषधि केंद्र विमेंस के लिए। कितने प्राइस में? ₹1 में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। फिर आते हैं प्रोजेक्ट अहाना। प्रोजेक्ट अहाना क्या है? ये एक नेशनल प्रोग्राम है जो किसके लिए वर्क कर रहा है? एड्स को एलिमिनेट करने के लिए, एड्स फ्री जनरेशन के लिए वर्क कर रहे हैं। इसके पार्टनर कौन कौन से हैं? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स एंड ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया। ठीक है, ये क्या करेगा? पेरेंट्स से जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है चाइल्ड में एड्स का अमंग द वुमेन, उन सबको ये प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो ये एड्स फ्री जनरेशन के लिए प्रोजेक्ट अहाना लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाउ कम टू न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन। तो न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन में सबसे पहला टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू जस्ट लर्न इट वेरी थरली। व्हाट आर द ये कम से कम आई थिंक एक बार इसके इंडिकेटर्स पूछे थे, और एक बार ये भी पूछा था कि कौन ये पब्लिश करता है, रिलीज़ करता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2020 कौन रिलीज़ करता है? वेल्थ लाइफ हंगर और कंसर्न वाइल्ड लाइफ। ओके, तो वेल्थ हंगर लाइफ जो है
वो प्राइवेट एड ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, जर्मनी की, और कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको रिलीज़ करते हैं। ये क्या है, हंगर को ट्रैक करता है। इंडिया का रैंक कितना है, 94 है आउट ऑफ 107 कंट्रीज़। ये 4 इंडिकेटर्स में मेजर करता है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ओके, अंडर नरिशमेंट मतलब इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक, और चाइल्ड वेस्टिंग मतलब अंडर 5 एज में जिनका वेट जो है हाइट से कम है, ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग मतलब जिनका हाइट जो है वेट अकॉर्डिंग टू एज मैच नहीं हो रहा है। चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है अंडर द 5 एज, जो कि चाइल्ड मोर्टेलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये, और 0 से 100 में मेजर किया जाता है। 0 जो है वो बेस्ट स्कोर होता है और 100 जो है वो वर्स्ट स्कोर होता है, ठीक है। तो ग्लोबल फाइंडिंग क्या है, 690 मिलियन पीपल जो है अंडर नरिश्ड हैं, आउट ऑफ विच 144 मिलियन चिल्ड्रन जो है स्टंटिंग से सफ़र कर रहे हैं, 47 मिलियन चिल्ड्रन जो है वेस्टिंग से, एंड 5.3 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो 5th बर्थडे के पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर वर्ल्ड वाइड हंगर जो है इज़ एट अ मॉडरेट लेवल, जो कि 10 से 9.9 आउट ऑफ 100 है। सब साउथ सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया, जो कि हाईएस्ट हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन लेवल है हर बहुत सारी वर्ल्ड रीजन्स को अगर मिला दिया जाए तो। और कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री जो है ट्रैक में नहीं है कि वो अचीव कर पाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, जो कि क्या है, 0 हंगर बाय 2030। तो कोई भी कंट्री जो है उसके ट्रैक में नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू द फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2020 वो स्कोर बताती है कि 27.2 है ऑन द 100 पॉइंट स्केल टू इंडिया। इंडिया जो है सीरियस कैटेगरी ऑफ हंगर में आता है। ओनली 13 कंट्रीज जो है इंडिया से वर्स है, बट पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया जो है इंडिया से भी अहेड हैं, इंडिया से आगे, इंडिया से बेटर परफॉर्म किया है। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल अंडर नरिशमेंट 14% इंडिया के पॉपुलेशन जो है वो एनफ कैलोरीज नहीं मिलती उनको, जैसे कि 35% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन स्टंटेड है, 17.3% इंडिया के चिल्ड्रन अंडर 5 वेस्टेड है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है 3.7% है। फूड इनसिक्योरिटी क्यों है ये सब, फूड इनसिक्योरिटी, पुअर सैनिटेशन, इनएडिक्वेट हाउसिंग और हेल्थ केयर का लिमिटेड एक्सेस, इसके कारण ये सब इसमें हंगर इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो सीरियस कैटेगरी में आता है, ठीक है। नाउ कम टू व्हाट इज़ हंगर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हंगर, अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। तो हंगर जो है फाओ ने जो है हंगर को क्या डिफाइन किया है कि फूड डिप्रीवेशन और अंडर नरिशमेंट, जहाँ पे जितनी कैलोरीज ज़रूरत होती है उतनी कैलोरीज नहीं मिलती लोगों को, उनको कैलोरीज नहीं मिलती कि वो अपनी प्रोडक्टिव लाइफ बढ़ा सके, हेल्दी लाइफ जी सके, ठीक है। हंगर जो है यूजुअली अंडरस्टूड टू रिफर जो कि लैक ऑफ सफिशिएंट कैलोरीज होती हैं उसको हंगर बोलते हैं। अंडर न्यूट्रिशन जहाँ पे जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं वो हमारा फूड प्रॉपर क्वालिटी का नहीं है, जितना हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन जितना भी वो चाहिए प्रॉपर क्वालिटी का नहीं है, उसको बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जो है वो दोनों होता है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है, जो कि डेफिशिएंसीज से भी हो सकता है और अगर आप अनबैलेंस डाइट ले रहे हैं तभी भी माल न्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है। नाउ कम टू ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन, वेल्थ हंगर लाइफ जो है रिलीज़ करता है, और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रिलीज़ करती है, ओके। ये क्या है, मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। इंडिया का जो रैंक है इसके अंदर कितना है, 88 है। इंडिया इसमें कोई रैंक नहीं दिया जाता। इंडिया जो है 88 कंट्रीज़ में मिस कर दिया ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट बाय 2025, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि स्टेक होल्डर्स को बताए कि कैसे आप माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल कर सकते हो। इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या है, ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट है, इंडिया जो है अपने ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट सारे न्यूट्रिशन जो इंडिकेटर्स है 4 उनको मिस कर चुका है। स्टंटिंग, एनीमिया, ओवरवेट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, स्टंटेड एंड वेस्टेड इन इंडिया 37.9% जो चिल्ड्रन है अंडर 5 स्टंटेड है और 20.8% जो है वेस्टेड है, ठीक है। अंडर वेट कितने हैं, बिटवीन 2000 टू 2016 रेट्स ऑफ अंडर वेट जो है डिक्रीज हुआ है 66.0 से 58.1% फॉर बॉयज़ एंड 50.1% इन गर्ल्स। ओवर वेट कितना है, एज ऑफ 2015
ओवरवेट 2.4% है, विच इज़ जो कि इंक्रीज़ हुआ है 1.9% इन 2006 में था, जो कि 2.4% है 2015 में। एडल्ट न्यूट्रिशन, इंडिया का एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो माल न्यूट्रिशन बर्डन फेस कर रहा है, जैसे कि 51.4% ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज हैव एनीमिया, और 99.1% एडल्ट मेल जो है डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, और 8.3% वुमेन जो हैं वो भी, 5.1% वुमेन जो हैं, और 2.7% ऑफ मेन जो हैं ओबिसिटी मतलब मोटापे से पीड़ित हैं। ठीक है, तो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने कुछ टारगेट्स बताए हैं। यहाँ पे देखिए 40% आपको रिडक्शन करना है, जितने भी चिल्ड्रन जो हैं अंडर 5 एज में हैं जो स्टंटेड हैं उनको 40% रिड्यूस करना है। 30% रिड्यूस करना है हमको लो बर्थ वेट। इंक्रीज करना है ब्रेस्ट फीडिंग इन फर्स्ट 6 मंथ बाई 50%। 50% रिड्यूस करना है एनीमिया इन वीमेन, और चाइल्डहुड ओवरवेट इंक्रीज नहीं होने देना है, और रिड्यूस करना है जो कि चाइल्ड वेस्टिंग है वो लेस देन 5%। ठीक है, स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ICDS स्कीम निकाली थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसका एम क्या है कि न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस है चिल्ड्रन का, जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं उनमें मोर्टैलिटी, मॉर्बिडिटी, माल न्यूट्रिशन डिक्रीज करना है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें बोला गया कि 75% रूरल पॉपुलेशन में और 50% अर्बन पॉपुलेशन में हमको जो है फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना है अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मिड डे मील स्कीम में क्लास 1 से 8 तक के जो भी बच्चे हैं, हर बच्चे में गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में हमको मील्स बनवाने हैं जहाँ पे वो बच्चे खाना खा सके, प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको मिल सके। ठीक है, नाउ कम टू इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। तो सबसे पहला है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020। कौन रिलीज करता है? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। तो कौन रिलीज करता है? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। ये क्या है? इंटरनेशनल अलायंस है जो कि क्या एड्रेस करेगा? हंगर को एड्रेस करेगा। ये किसने लॉन्च किया है? यूरोपियन यूनियन, फाओ एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने लॉन्च किया है 2016 में, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट के जब हुआ था तब। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन जो है, ये 5 फेस क्लासिफिकेशन, जहाँ पे आपको कॉमन ग्लोबल स्केल पे क्लासिफाई करना है कि कितना फूड इनसिक्योरिटी है, कितनी सीवियरिटी है उस फूड इनसिक्योरिटी से रिलेटेड। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 कौन रिलीज करता है? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। एंड स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड 2020 कौन रिलीज करता है? फाओ रिलीज करती है। IFAD, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड WHO, दीज आर द 5 जो वो हैं वो एनुअली इसको रिपोर्ट को रिलीज़ करती हैं। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जो है 2020, वो भी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट करती है कि कितने ज़्यादा पीपल जो है वाटर स्कैरिसिटी के कारण इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनका एग्रीकल्चर इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट रिपोर्ट। तो रिपोर्ट कौन रिलीज़ किया है? ICMR ने रिलीज़ किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस रिपोर्ट में रीडिफाइन किया है कि इंडियन एडल्ट मेल और वुमेन का जो रेफरेंस एज होना चाहिए वो 19 से 39 ईयर्स तक होना चाहिए, जो कि अर्लियर कितना था? 20 से 39 ईयर्स तक था। बॉडी वेट जो है वो मेल्स का 65 होना चाहिए, विमेंस का 55 होना चाहिए, बट पहले क्या था? पहले क्या डिफाइन था? 60 kg मेन का होना चाहिए, 50 kg विमेन का। तो अभी कितना बोलते हैं कि 55 kg फीमेल का होना चाहिए, 65 kg मेल का होना चाहिए। इन्होंने रिकमेंड किया कि डाइटरी अलाउंसेस जो हैं, सीरियल, लेग्यूम, मिल्क कंपोजिशन जो है वो 3:1:2:5 होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए, फ्रॉम 11 से 1:3 से। फिर आते हैं, इन्होंने रिकमेंड किया कि 400 ग्राम पर डे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना ही चाहिए कि आपको सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल सके। फिर आते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है इंडियन स्टेट लेवल डिसीज़ वर्डन इनिशिएटिव। ये किसने लॉन्च किया गया है? कोलैबोरेशन है किसके किसके बीच का? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन का ये कोलैबोरेशन है। फूड कोएलिशन रिसेंटली UN ने लॉन्च किया गया है। फूड कोएलिशन किसने लॉन्च किया है? UN ने लॉन्च किया है, फाओ ने लॉन्च किया है, UN ने लॉन्च किया है। किसके लिए? कोविड-19 के कारण जो भी फूड क्राइसिस हो रहे हैं, उनके लिए लॉन्च किया है। मल्टी स्टेक होल्डर और मल्टी सेक्टोरल अलायंस है यूनाइटेड नेशन का, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। ये क्या करेगी? कोविड-19 इनिशिएटिव में लोगों को फूड प्रोवाइड करेगी, और उनका जो भी फूड से रिलेटेड जो भी लोग मर रहे हैं उन सबको फूड प्रोवाइड करके सस्टेनेबल मैनर में उनको एनहांस करेगी, उनकी लाइफ को एनहांस करेगी। तो फूड कोएलिशन इससे रिलेटेड है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक. If you have problem, you just comment me on the comment section. Thank you so much.